हेलो माय डियर स्टूडेंट, इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो लास्ट वाला जो सेक्शन था वहां पर हमने डिस्कस कर लिया था कि कूलाम बल के बारे में। अब यहाँ पर अपन पढ़ेंगे कूलाम बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो कूलाम बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? देखो, जब दो आवेश हमारे पास होते हैं, एक Q1 होता है दूसरा Q2 होता है, तो उन दोनों के बीच का डायरेक्ट फॉर्मूला जो है बल निकालने का वो F = KQ1Q2/r²। लेकिन जब दो से ज्यादा बल हमारे पास हो जाते हैं तो उस स्थिति में कूलाम बल है वो कैसे निकाला जाएगा, तो उस चीज को अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मान लो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम दे दिया, एक ऐसा निकाय दे दिया कि उस निकाय में 3 या 3 से ज्यादा आवेश उपस्थित हैं, तो फिर उस स्थिति में कूलाम बल है वो किस प्रकार से अपन कैलकुलेट करेंगे, तो वो मैं चीज आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले देखेंगे अपन कूलाम बलों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत या बहुल आवेशों के कारण कूलाम बल। अब सबसे पहली चीज मैंने क्या माना है कि एक निर्देशांक तंत्र है, ज्योमेट्रिक सिस्टम, ये एक्स अक्ष हो गई और ये वाई अक्ष हो गई। इस निर्देशांक तंत्र में मेरे पास अलग अलग आवेश उपस्थित हैं, Q1 है, Q2 है, Q3, Q4 एंड Q1। अब इनके सबके स्थिति सदिश हमें दे दिए। पीछे मैंने आपको बताया था सदिश निरूपण में कि स्थिति सदिश क्या होता है कि मूल बिंदु के सापेक्ष उसका स्थिति क्या है। Q1 आवेश है, उसका स्थिति सदिश हो गया R1 वेक्टर, Q2 का दे दिया R2 वेक्टर, Q3 का हमें दे दिया R3 वेक्टर, Q4 जो है उसका दे दिया R4 वेक्टर और ऐसे ही Q1 का दे दिया Rn वेक्टर। ये सभी आवेशों के स्थिति सदिश हैं वो अपने को दे दिए, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q1। अब हमें बताना है कि इस निकाय में किसी भी एक आवेश पर परिणामी बल देखेंगे। तो देखो, आवेशों के निकाय में किसी भी अभिष्ट आवेश पर, वो अभिष्ट आवेश मान लो मैं Q1 की बात कर लेता हूं, मेरे को Q1 पर परिणामी बल है वो निकालना है। अब एक बार Q1 को मैं Q5 ले लेता हूं, तो इस निकाय में मेरे पास कितने आवेश हो गए? 5, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5। अब Q1 जो आवेश है इस पर कितने आवेश बल लगाएंगे, तो कितने लगाएंगे? Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, Q4 भी लगाएगा, Q1 भी लगाएगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि इस Q1 आवेश पर जो परिणामी बल लगेगा वो इन सभी आवेशों द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के समान होगा। कैसे? देखो, Q1 यहां पर है, Q2 यहां पर है, तो Q2 भी प्लस है, Q1 भी प्लस है, तो Q2 Q1 को इधर धक्का देगा। तो ये जो है इसको मैं इधर ले लेता हूं कि Q2 इस Q1 को इधर धक्का देगा, तो Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल क्या हो गया? F12 वेक्टर। F12 वेक्टर क्या बताएगा? किस आवेश पर है ये? Q1 पर है। किसके कारण है? Q2 के कारण। ऐसे ही Q1 पर Q3 के कारण देखेंगे तो ये जो लगाएगा, आपको बताया था मिलाने वाली लाइन के अनुदिश होता है, तो ये जो बल होगा हमारा ये क्या हो जाएगा? F13 वेक्टर, Q1 पर Q3 के कारण। Q1 पर Q4 के कारण क्या हो जाएगा? इन दोनों को मिलाने वाली लाइन हो गई हमारे पास ये, तो ये हो गया F14 वेक्टर। किस पर हो गया? Q1 पर। किसके कारण? Q4 के कारण। फिर अपन देखेंगे Q1 पर Qn के कारण, तो Qn के कारण जो होगा वो हो जाएगा हमारा इस डायरेक्शन में, ये यहां पर, इसको मैं नाम दे देता हूं F1n वेक्टर। अब इस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल इन बाकी के आवेशों द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के समान होता है, और यही क्या है? कूलाम बलों का अध्यारोपण सिद्धांत। पोजीशन वेक्टर देखें, R1 की डायरेक्शन इधर, R2 की डायरेक्शन इधर, R3 की डायरेक्शन इधर, R4 की इधर और Rn की इधर। अब Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष ये किधर हो गया? इधर। क्या हो गया हमारे पास? R12 वेक्टर। ये Q1 का है Q2 के सापेक्ष। Q1 का Q3 के सापेक्ष क्या हो जाएगा? R13 वेक्टर। Q1 का Q4 के सापेक्ष क्या हो जाएगा? R14 वेक्टर। Q1 का Qn के सापेक्ष क्या हो जाएगा? R1n वेक्टर। ये नहीं सबके क्या हो गए? Q1 आवेश के शेष आवेशों के सापेक्ष स्थिति सदिश हो गए। किस आवेश पर परिणामी बल निकालना है? हमें किस पर निकालना है? Q1 पर। तो देखो, अध्यारोपण सिद्धांत से
अध्यारोपण सिद्धांत से आवेश Q1 पर परिणामी बल चाहिए अपने को, तो आवेश Q1 पर परिणामी बल, आवेश Q1 पर परिणामी बल, क्या नाम दिया बच्चों उसको हमने, F1 वेक्टर। अब F1 वेक्टर है, ये क्या बता रहा है, ये किस आवेश पर है, Q1 पर है। अब क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत, उस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के समान होता है। Q1 पर Q2, Q3, Q4 इनके सापेक्ष लगने वाले बल क्या हो गए हमारे पास, F12, F13, F14। तो F12 किस पर लग रहा है, Q1 पर, किसके कारण, Q2 के कारण। F13 किस पर लग रहा है, Q1 पर, किसके कारण, Q3 के कारण। प्लस F14 Q1 पर Q4 के कारण, और ऐसे ही Q1 पर Qn के कारण वो क्या हो जाएगा, F1n। लिख देंगे इसको, जहां F12 वेक्टर, F13 वेक्टर, F14 वेक्टर, डॉट 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 F1n वेक्टर किस पर हैं, Q1 पर हैं। आवेश Q1 पर शेष आवेशों, तो बाकी के आवेश कौन कौन से बच गए हमारे पास, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Qn के कारण बल हैं। Q1 पर बाकी के जो आवेश हैं उनके कारण ये बल हो गए। अब बात करते हैं इनकी वैल्यू की। तो Q1 पर जो परिणामी बल हम निकाल रहे हैं F1 वेक्टर, देखो यहां पे F12 है, तो F12 किस किस के बीच का है, Q1 और Q2 के बीच का। क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस R12 है, और स्थिति सदिश जो है Q1 का Q2 के सापेक्ष वो R12 वेक्टर ही तो है। अब इसको दूरी में लेंगे तब तो उसका मोड ले लेंगे, मोड ऑफ R12 वेक्टर हर उसका स्क्वायर, तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब इसको अपने को कन्वर्ट करना है सदिश में, तो इसी के एकांक सदिश से उसको गुणा करवा देंगे, क्या हो जाएगा, R12 कैप। F13 Q1 पर Q3 के कारण K Q1 Q3 अपॉन R13 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R13 कैप, प्लस K Q1 Q4 अपॉन R14 का स्क्वायर इंटू R14 का कैप, और इसी तरीके से प्लस K Q1 Qn अपॉन R1n के मोड का स्क्वायर इंटू R1n कैप। ये आवेश Q1 पर शेष जो आवेश हैं उनके कारण लगने वाला परिणामी बल हो गया। हम चाहें तो अब यहाँ पर एकांक सदिश जो है, इस एकांक सदिश का मान रख देंगे सदिश बटा सदिश के परिमाण से। जैसे R12 कैप है उसकी जगह क्या लिख देंगे, R12 वेक्टर अपॉन उसी का मोड ऑफ R12 वेक्टर। सेम इसकी जगह भी लिख देंगे, इसकी जगह भी लिख देंगे। अब ये चीज बता देंगे कि क्या है, तो जहां R12 कैप, R13 कैप, R14 कैप, R1n कैप, ये किसके हैं, आवेश Q1 के शेष आवेशों। बाकी के आवेश कौन कौन से हैं हमारे पास, तो शेष आवेशों Q2, Q3, Q4, Qn के सापेक्ष स्थिति सदिश हैं, के सापेक्ष स्थिति सदिश हैं। तो ये हो गए उनके सापेक्ष स्थिति सदिश। इस तरीके से ये पूरा का पूरा अध्यारोपण का सिद्धांत ही अपने को सॉल्व करना। अब देखो इस पर जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है वो किस तरीके से आते हैं, तो उस चीज को अपन एक बार देखें। तो न्यूमेरिकल के लिए अब इसका जो गणितीय विश्लेषण है अध्यारोपण सिद्धांत का वो अपन किस तरीके से करेंगे, तो देखो तो नेक्स्ट मैं ले रहा हूं अध्यारोपण सिद्धांत का गणितीय विश्लेषण। अध्यारोपण सिद्धांत का गणितीय विश्लेषण। सिद्धांत का गणितीय विश्लेषण
अब देखो बच्चों 11th में हमने पढ़ा भी था, और वैसे भी दो अगर बल हमारे पास हो तो उनका प्रणामी निकालने का फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए कि माना किसी बिंदु पर दो बल, एक F1 और दूसरा F2, अगर मान लो कि परस्पर थीटा कोण पर हैं, परस्पर थीटा कोण पर आरोपित हैं, तो उनका जो प्रणामी बल होता है, उनका प्रणामी बल होता है, उस प्रणामी बल निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है कि F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये दो बलों का प्रणामी निकालने का फॉर्मूला होता है। अब मैं यहां पर 3 केसेस ले रहा हूं। पहला जो मेरा केस है वो ये है कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, मान लीजिए दो बल हैं वो दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो उस सिचुएशन में cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो क्या बच जाएगा अपने पास, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, और cos हट जाएगा यहां से, ये बन गया F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर का आप रूट लोगे तो प्रणामी बल Fr इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, F1 प्लस F2। उस स्थिति में ये प्रणामी बल हो जाएगा। अगर दोनों एक ही दिशा में, देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर 6 न्यूटन का बल इधर लग रहा है और 3 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, तो दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो एक ही दिशा में लग रहे हैं तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 0। और 0 में क्या करते हैं अपन, अपने को ये याद रखना है, जोड़ना है सीधा सीधा, तो 6 और 3 9, इस वस्तु पर प्रणामी बल कितना हो गया, 9 न्यूटन का। किधर लगेगा, जिस दिशा में ये दोनों लग रहे हैं उसी दिशा में प्रणामी लग जाएगा। तो डायरेक्शन जो है वो भी उसी दिशा में होगी जिस दिशा में वो दोनों लग रहे हैं। सेकंड केस, यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। cos 90 यहां से कितना हो गया, 0 हो गया। अब cos 90 की वैल्यू 0 है तो ये तीसरी टर्म तो 0 हो ही गई, तो प्रणामी कितना हो जाएगा, Fr इज इक्वल्स टू रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, तब प्रणामी बल का फॉर्मूला हो जाएगा ये। अब देखो यहां से एक इधर मैं कह रहा हूं 4 न्यूटन लग रहा है, इधर लग रहा है 3 न्यूटन, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री। अब इन दोनों का प्रणामी क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 25 यानी 5, वो हो जाएगा 5। अब बात आई वो 5 लगेगा किधर, तो वो आपको थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लो वो 5 इधर लग रहा है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा। यहां से हम लंब डालेंगे, ये 3 है ये 4 है, tan लगा के और tan थीटा की वैल्यू, तो tan इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, वहां से थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। ये चीज अपने यहां न्यूमेरिकल में काम में नहीं आएगी। यहां जो चीज अपने पास आएगी वो ये आएगी कि मैं कह दूं कि इधर 4 है इधर 4 है, तो दोनों का प्रणामी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16 प्लस 16 अंडर रूट 32, 4 अंडर रूट 2 आएगा। और अगर दोनों का मान बराबर बराबर है तो प्रणामी इन दोनों के बीचों बीच जाएगा, 4 अंडर रूट 2 न्यूटन का बल, और ये वाला जो कोण है वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। तो ये अपने को करना है 90 डिग्री में। अब चलते हैं 180 पर। तो तीसरा, अगर दोनों बल, यदि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1। प्रणामी क्या हो जाएगा हमारे पास, Fr इज इक्वल्स टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2, वो क्या बन गया, F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर। आप रूट लोगे तो F1 माइनस F2। हमें अगर दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं तो प्रणामी निकालने के लिए बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। कब, अगर F1 बड़ा है F2 से, और अगर मान लो कि मैं कह दूं कि F2 बड़ा है F1 से, तो उस स्थिति में हमारा प्रणामी बल क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1। जैसे देखो एक ऑब्जेक्ट है, मैं कह रहा हूं इधर 5 न्यूटन का बल और इधर 3 न्यूटन का बल। अब इधर 5 है इधर 3 है, प्रणामी कितना हो गया, 2 न्यूटन। बड़े वाले में छोटे वाले को घटाना अगर बीच का कोण 180 डिग्री है तो। अब ये 2 न्यूटन किधर लगेगा, जिसका मान ज्यादा है 5 की ओर। अगर मैं कह दूं इधर 13 न्यूटन है उधर 5 न्यूटन है, अब प्रणामी बल कितना लगेगा, 8 न्यूटन का।
किधर लगेगा? 13 की ओर। अब प्रणामी बल की दिशा इधर हो जाएगी। तो 0 डिग्री में जोड़ते हैं, 90 डिग्री में √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और 180 डिग्री में हम घटाते हैं बड़े वाले में से छोटे वाले को। अब अगर मान लो इनका मान हमें बराबर दे दिया जाए, बराबर किस तरीके से कि दोनों बल है वो दोनों एग्जैक्ट बराबर बराबर हैं, तो एक विशेष स्थिति में लूं, और वो विशेष स्थिति ये है कि यदि F1 बराबर है F2 बराबर F हो, तो कि दोनों बल हैं वो दोनों बराबर हैं। और अब ऐसी स्थिति में पहला केस, यदि थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू जानते हैं कि 1, तो उस सिचुएशन में हमारे पास परिणामी बल कितना हो जाएगा? फॉर्मूले में रख दो, √F1 भी F है तो F का स्क्वायर, F2 भी F है तो F का स्क्वायर, प्लस 2FF, cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1, तो √4F स्क्वायर, और √4F स्क्वायर की वैल्यू 2F। तो अगर दोनों बल बराबर बराबर हैं तो परिणामी कितना हो जाएगा? जस्ट उनका डबल। मैं कह दूं इधर 5 न्यूटन, इधर भी 5 न्यूटन, परिणामी कितना? 10 न्यूटन। सेकंड केस, अगर थीटा की वैल्यू, यदि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो, cos 60 की डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, अब परिणामी क्या हो जाएगा? √F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2FF, cos 60 का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, √3F स्क्वायर, आपने रूट लिया तो परिणामी आ गया √3F। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन। थर्ड, सेम इसी तरीके से, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0, देन परिणामी कितना हो जाएगा? √F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, √2F। फोर्थ केस में ले रहा हूं, यदि थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2, परिणामी कितना हो जाएगा? F। सारी वैल्यू रखते जाएंगे उस फॉर्मूले में, तब अपने को F। और मैं ये कह दूं, किसी वस्तु पर परिमाण में समान दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं, दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री है, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तब उस स्थिति में उनका परिणामी कितना हो जाएगा? 0। ये टोटल बच्चों अपने को 8 कंडीशन याद रखनी है। अगर ये 8 कंडीशन हमें ध्यान में है तो सारे न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेंगे। अब 3 तो वो जब दोनों का मान अलग अलग होता है, अगर 0 डिग्री है तो जोड़ देंगे, 90 में ये कर देंगे, 180 में घटा देंगे। अगर सबके मान एग्जैक्ट बराबर बराबर हैं तो उस स्थिति में ये अपने पास 5 कंडीशन है। इन्हीं 8 कंडीशन पर बेस्ड सारे न्यूमेरिकल हैं वो अपने को करने हैं। अब बच्चों जो अध्यारोपण सिद्धांत हमने पढ़ा उस पर आधारित न्यूमेरिकल हैं वो अपने से किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे सबसे सिंपल प्रश्न से मैं एक शुरुआत करता हूं। क्वेश्चन क्या दिया अपने को दे दिया कि हमारे पास 2 आवेश हैं, 8 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम के 2 आवेश एक दूसरे से 0.8 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। यदि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर कोई अन्य 1 कूलाम का आवेश रख दिया जाए तो इस आवेश पर बताइए परिणामी बल कितना होगा। देखो क्या दिया आपने को, हमें दे दिए 2 आवेश, तो एक तो कितना दे दिया 8 माइक्रोकूलाम का और दूसरा कितना दे दिया -5 माइक्रोकूलाम का। इसको मैं A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं। दोनों एक दूसरे से 0.8 मीटर की डिस्टेंस पर हैं, तो दोनों के बीच की दूरी 0.8। आगे क्या गया, यदि दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, ये रहा मध्य बिंदु C, यहां कोई अन्य 1 कूलाम का आवेश रख दिया जाए तो इस आवेश पर बताओ परिणामी बल कितना होगा। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से पहले हम ये देखेंगे कि इस आवेश पर कितने आवेशों के कारण बल लगेगा। तो देखो A भी अपना बल लगाएगा, B भी अपना बल लगाएगा। अब मेन चीज है इस प्रकार के न्यूमेरिकल में दिशा, कि हम दिशा कैसे देखेंगे कि कौन से आवेश पर बल है वो किस दिशा में लगेगा। तो बल की दिशा देखने के लिए यहां पर देखो एक बार, मैं 2 चीजें अपने को देखनी है। पहले मैं बात करूं प्रतिकर्षण की, कि प्रतिकर्षण में क्या करना होता है, आकर्षण में क्या करना होता है। और मैं चाहूंगा इस चीज को नोट कर लो, ये सभी न्यूमेरिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्रतिकर्षण में क्या करते हैं, जिस आवेश के कारण बल निकालते हैं उस आवेश से तो दूर जाते हैं और वह बिंदु मध्य में आना चाहिए जिस पर बल निकाल रहे हैं।
आकर्षण में क्या करना है, जिस आवेश के कारण बल निकाल रहे हैं उसी आवेश की ओर हमें तीर का निशान लगाना है। तो प्रतिकर्षण में तो जिस आवेश के कारण बल निकाल रहे हैं उससे दूर जाएंगे, फिर उस बिंदु को बीच में लेकर उसके आगे तीर का निशान लगाएंगे। आकर्षण में क्या करेंगे, जिसके कारण निकाल रहे हैं हम उसी की ओर जाएंगे। अब इस चीज को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, देखो एक बार। तो यहां क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए किस पर निकाल रहे हैं, सी पर। तो सी पर निकाल रहे हैं, पहले ए के कारण देखें। अब देखो बच्चों, सी पर प्लस, ए पर प्लस, प्लस प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण। पहली चीज आपको यह पता होनी चाहिए किस पर निकाल रहे हैं, तो सी पर निकाल रहे हैं। अब ए के कारण देखेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण में जिसके कारण निकालते हैं उससे दूर जाते हैं। ए के कारण निकालें तो ए से दूर जाएंगे तथा वह बिंदु मध्य में आना चाहिए जिस पर निकाल रहे हैं। तो ए से दूर जाएंगे, सी बीच में आना चाहिए, उसके बाद लगाएंगे तीर का निशान। ये हो गया एफ ए। तो एफ ए हमारा इस दिशा में लगेगा। फिर देखें बी के कारण, कहां निकालना है, सी पर। किसके कारण, बी के कारण। यहां प्लस, यहां माइनस, प्लस माइनस में आकर्षण। आकर्षण में क्या बताया अभी आपको, जिसके कारण निकालते हैं उसी की ओर जाते हैं। किसके कारण निकाल रहे हैं, बी के कारण। किधर जाएंगे, बी की ओर। तो हमारा तीर का निशान बी की ओर ही होगा। यह हो गया हमारा एफ बी, बी के कारण बल। अब देखो दोनों बलों के बीच का कोण कितना आ गया, 0। और जब बीच का कोण 0 डिग्री होता है तो परिणामी निकालने के लिए क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो पहले मान निकाल लें। तो मान कैसे निकालेंगे कि 1 कूलाम आवेश पर 8 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण बल, आवेश के कारण बल। तो इसके कारण बल क्या नाम दिया उसको हमने, एफ ए। मैं परिमाण ही ले रहा हूं केवल। तो F इज इक्वल्स टू के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। Q1 8 माइक्रोकुलाम है तो 8 × 10⁻⁻⁶ कुलाम में बदल देंगे। ये कितना है, 1 अपॉन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। अब डिस्टेंस देखो, एक के कारण सी पर निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस ये चाहिए कि आधी है एग्जैक्ट, 0.4, 0.4 × 0.4 कितना हो गया, 9 × 8 × 10⁻⁹ और -6, 3 तो यहां बच गई। हार 2 अगर नीचे से पॉइंट हटाऊंगा तो 2 पावर और ऊपर आ जाएंगी, तो 3 और 2 हो गई 5। हर नीचे लिख दिया 4 × 4। अब 4 × 2 = 8, तो यह आ गया, और 2 × 2 = 4, तो यह आ गया अपने पास 4.5 हुआ इंटू 10⁵ न्यूटन। सेम ऐसे ही इस पर इसके कारण निकाल लो एफ बी की वैल्यू। तो 1 कूलाम आवेश पर किसके कारण निकाल रहे हैं, -5 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण बल। तो उसके कारण जो बल लेंगे वो हो जाएगा एफ बी। तो के 9 × 10⁹, Q1 1, Q2। अब देखो -5 है, हमें माइनस शामिल नहीं करना है क्योंकि उसको हम दिशा में शामिल कर चुके हैं। हम केवल परिमाण ले रहे हैं तो माइनस नहीं लेना आपको, आप तो केवल प्लस का ले लेना। 5 × 10⁻⁶ और अपॉन r का स्क्वायर, तो 0.4 × 0.4, ये हो गया 945 अपॉन 16 × 3, यहां से 3 बच गई पावर, नीचे वाली 2 और आ जाएंगी तो 5, और मात्र क्या हो गया, न्यूटन। तो ये हो गया 45 अपॉन 16 × 10⁵। अब आता है इनका परिणामी निकालने की। तो परिणामी निकालने के लिए आप चाहो तो दिशा लगा सकते हो। एफ ए का तीर का निशान किधर है, इधर। तो दिशा क्या हो जाएगी, ए बी वेक्टर के अनुदिश। तो ये बल तो लग रहा है ए बी वेक्टर के अनुदिश, और एफ बी इसका भी देखो तीर का निशान इधर ही है, तो ये भी किधर लग रहा है, ए बी वेक्टर के अनुदिश। इसको ये भी लिख सकते हैं सी बी वेक्टर के अनुदिश। तो ये इनकी दिशा हो गई। अब आता है परिणामी निकालने की। तो अतः है एफ ए तथा एफ बी का परिणामी, तो इन दोनों का परिणामी लिख देना। चूंकि दोनों के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री, तो एफ आर कितना हो जाएगा, एफ ए प्लस एफ बी। तो एफ आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा एफ ए प्लस एफ बी।
एफ आर इज इक्वल्स टू कितना था 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 5 और प्लस ये कितना था 45/16 इंटू 10 टू दी पावर 5। इसको हम सोल्व कर लेंगे, मात्रक क्या हो जाएगा उसका न्यूटन। तो इस तरीके से अध्यारोपण सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन है वो अपने को करना है। फिर अपन बात करेंगे, ये तो मैंने कितना का बताया 3 का, तो 3 का यहाँ तो सरल रेखा में था, त्रिभुज में आ जाए तो क्या करेंगे, वर्ग में आ जाए तो क्या करेंगे, तो वो अपन लेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू।